एंड इसमें जी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और आपने उसके साथ एक मैस अटैच किया हुआ है और ये उसकी मीन पोजीशन है, आप उसको पुल करते हैं नीचे की तरफ एंड देन छोड़ देंगे तो वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा। ठीक है। अब जो उसकी वाइब्रेशन अबाउट द मीन पोजीशन होगी, इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनेगा वो, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है उसने मीन पोजीशन से स्टार्ट लिया था वाइब्रेट करना, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ साइनोसॉइडल वेव होगी। ठीक है जी। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी है। इसकी आपने वजह सोचनी है कि ये इक्वेशन क्यों बनी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या एज्यूम करेंगे कि आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर आप एक टर्न टेबल ले लें और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दें ताकि वो रोटेट कर रहा हो। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और आप बिल्कुल साइड से उसको व्यू करें, तो साइड से व्यू करेंगे तो देखें आपको टेबल ऐसे नजर आएगी और आपको ऑब्जेक्ट इस पे पड़ा हुआ यूं नजर आएगा। तो जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फॉर एग्जांपल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाता है, ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल कवर करेगा, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है एक्सट्रीम से यहाँ मीन पर आ जाएगा, यानी ये इसकी वाइब्रेशन होगी। और इसी तरह जब फिर वो इस पॉइंट से इस एक्सट्रीम पर जाएगा तो इसका मतलब है पार्टिकल इधर से यहाँ पर पहुंच गया एंड फिर वो यहाँ से वापस आएगा, तो ये वाइब्रेशन ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कल जो है वो क्या कहते हैं, सिंक करती हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कल, ठीक है, ये सिंक्रोनाइज्ड होती हैं। तो आप इसका मतलब है कि आप कंपेयर कर सकते हैं मोशन ऑफ द पार्टिकल को वाइब्रेशन के साथ। और उसमें यूं है कि जब आप मेन पोजीशन से स्टार्ट लेते हैं तो इसकी जो एक मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये जो सर्कुलर पाथ है उसको अगर आप सॉर्ट आउट करें कि जैसे ये अगर सर्कुलर पाथ है और पार्टिकल ने मीन पोजीशन से स्टार्ट लिया था और वो यहाँ पे किसी पोजीशन पे पहुंच गया है, जबकि वाइब्रेशन में वो मीन से यहाँ तक गया, ठीक है ना। और एक्सट्रीम आपकी ये वाली बनती है, यानी एम्पलीट्यूड तब बनेगा जब पार्टिकल इधर पहुंचेगा। लेट इट बी ये एक्स नॉट है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो एक्स नॉट है। और अगर आपका पार्टिकल इधर है तो ये याद रखें कि रेडियस ऑफ द सर्कल तो सेम होता है, तो ये एक्स नॉट होगा। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ये वाली, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। जब आप पॉइंट ओ से ए पर गए तो डिस्प्लेसमेंट ये वाली होगी, यानी परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल। और ये अगर एंगल थीटा है तो इस हिसाब से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यानी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा बना। और थीटा आपको पता है कि आपको फार्मूला याद होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होता है। इसका मतलब है थीटा जो है वो ओमेगा टी होगा। तो x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप बनेगा अगर आप मीन पोजीशन से स्टार्ट लेते हैं। और अगर आपकी वाइब्रेशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होती है तो x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी बनेगा। वो भी इसी तरह ही की कोई ट्राइंगल होगी और आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है जी। तो इसका ये आपको समझ होनी चाहिए क्योंकि ये अक्सर पेपर में इस तरह की चीज आई हुई है, इसकी डेरिवेशन। कर सकते हैं कि हम इक्वेशन में एक्स नॉट की कौन सी हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि अगर आप टी जीरो पे बात करते हैं, टी जीरो पे आपका यानी साइन ऑफ जीरो जीरो देगा, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जीरो होगी, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट आपकी नहीं है। लेकिन जब आपका पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगी, यानी आपका पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे बैठा हुआ होगा। तो किसी भी टाइम इंटरवल पे आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस इक्वेशन से निकल सकती है। और उसका ग्राफ ये है। और इसकी रीजन कि ये इक्वेशन आई कहाँ से है, ये भी आपको पता होना चाहिए इस सर्कल के हिसाब से जो मैंने अभी डेरिवेशन करके दिया आपको। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आप जानते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का आप ग्रेडियंट लें तो वो आपको वेलोसिटी देता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट ले रहा था और उसकी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन साइन ओमेगा टी था,
तो आप इसका अगर डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आपको वेलोसिटी देगा, यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो ये वेलोसिटी आ जाती है। और आपको पता है कि अगर आपने इसका डेरिवेटिव लिया इस टर्म का टाइम के साथ तो ये एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और साथ में अंदर ओमेगा टी है, इसका एंगल का भी डेरिवेटिव होगा, तो जिसकी वजह से एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। ये तो मैं मैथ स्टूडेंट्स को वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, वरना ये रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जाहिर है प्री मेडिकल के भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं वैसे एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बता रही थी। तो ये वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप आ गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रेडियंट आपको दिखाऊं तो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इधर है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट 0 है और फिर ग्रेडियंट स्टीप हो गया। तो इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपने इसी पे बनाना है तो वो कॉज का ग्राफ बनेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये पीक वेलोसिटी होगी, दिस इज वी नॉट। ठीक है, ये भी याद रखने की बात है। भला कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे बैठा हुआ है, या मीन पोजीशन से जब भी वो गुजरेगा, यूं कह लो कि मीन पोजीशन से वाइब्रेशन के दौरान जब भी गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यानी आप देखें ना, जब टी 0 है, यानी स्टार्ट पे ही मैंने यहाँ पे ले लिया कि वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम है जब वो मीन पे से गुजर रहा था, तो टी 0 के हिसाब से कॉस 0 जो है वो आपको 1 देगा, और आपकी वी जो है वो वी नॉट के इक्वल आ जाएगी। यानी स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इधर है तो इसका अंदर यहाँ पे वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम है। अब वो वेलोसिटी की वैल्यू देखें, एक्स नॉट इंटू ओमेगा है, तो मे बी वो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ये ऐसे करके। एक मैं किसी और उससे दिखा। अगर एक्स और ओमेगा गिवन है तो वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। जी क्या गिवन है? एक्स नॉट और ओमेगा गिवन है हाँ जी, तो आप बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने याद भी रखना है कि आपकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी ना, वो आपकी कहाँ होगी, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी आपकी, जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजरा होगा। ये देखें जी, मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया। अगर वो कहे कि फलाने डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर ही वेलोसिटी टाइम बना दो, तो ये मैंने बना के दिखा दिए, जो जबकि ये जो वैल्यू है ये आपकी पीक वैल्यू है अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि हम अगर इसका फिर से एक डेरिवेटिव ले लें, यानी कि यहाँ इसका तो फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आपको एक्सेलरेशन देगा, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, माइनस साइन होता है, और फिर अंदर एंगल का एक दफा फिर डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी बन गई एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक्सेलरेशन टाइम रिलेशनशिप है। लेकिन आपके लिए एक बहुत अहम खबर है, वो ये है कि x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो अगर मैं एक्स नॉट साइन ओमेगा टी को यहाँ पे प्लग इन कर दूं तो ये मेरी इक्वेशन आ जाती है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मशहूर इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, जिसमें ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड नेगेटिव साइन शो करता है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। या ये भी आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। उस दिन जो क्वेश्चन आया था उसमें तो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से वो पूछ रहा था ना, हम्म। इक्वेशन से बताएं क्यों सिंपल हार्मोनिक है। तो उसमें जी बताना था कि वो डेरिवेटिव लें तो फिर एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आती है डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए नहीं, डेरिवेटिव वाला तो वो पूछ नहीं सकता क्योंकि वो मैथ्स की है। जो आप उस दिन समझा रही थी वो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से पूछ रहा था कि ये क्यों है। हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गई। मैं अभी आपको प्रूफ करके देती हूँ, वो मैं बताती हूँ। अच्छा, मैम ये बात ये होगी। एक्सेलरेशन की जो ऊपर वाली इक्वेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट वाली, ये इसकी डेरिवेशन तो नहीं आएगी? नहीं बेटा, डेरिवेशन नहीं आएगी, लेकिन ये जो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मैं भी आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या था। मैं अभी बताती हूँ, बस 2 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं भी अपनी ये बात मुकम्मल कर लूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ये जो दो बातें मैंने लिखी हैं, और एक और बात फ्रॉम मीन पोजीशन, तीसरी बात ये कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन आपको तीनों बातें पता होनी चाहिए। आर ऑलवेज ऑपोजिट। अब ये जो मैंने पहली दो बातें लिखी हैं,
कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसकी क्या वजह है बेटा? मसलन आप अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम, बल्कि मैं तो एक ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम ये वाला लूंगी जो कि ऐसे एक ये कोई वॉल है, उसके साथ आपने स्प्रिंग लगाया हुआ है और फ्रिक्शन लेस स्लोप है, ठीक है, उसके साथ आप एक मैश अटैच कर देते हैं और यहाँ पे ये इसको पुल करते हैं तो ये वाइब्रेट करता है लेफ्ट राइट। तो याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ डायरेक्टेड होगी। उसकी वजह ये है कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। जब आप स्प्रिंग को ऐसे पुल करके छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा उस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल लेंथ में लाने की कोशिश करती रहेगी, चाहे आपका स्प्रिंग एक्सटेंडेड हो चाहे कंप्रेस्ड हो। यानी अगर आपका स्प्रिंग, आपका मैस अगर इधर कहीं होगा, मीन से अवे कहीं इस साइड पर होगा, राइट साइड पे, तो तब भी वो फोर्स उसको ओरिजिनल लेंथ रीगेन करवाने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगेगी और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन की एक्सेलरेशन होगी। और अगर आपका मैस कहीं मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे हुआ तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाना है और फिर स्प्रिंग ने क्या होना है कि ओरिजिनल लेंथ रीगेन करने के लिए फोर्स इधर लगवानी है, राइट साइड को लगानी है, तो एक्सेलरेशन वंस अगेन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात कि आप जो डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं वो हमेशा मीन पोजीशन यानी रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपका पार्टिकल कहीं यहाँ पर हुआ, जैसे कि ये आपका मैस इधर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपने पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है, यानी राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। और अगर आपका पार्टिकल इधर को हो गया, यानी आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे पॉजिटिव होगी। और अगर आपका पार्टिकल कहीं इधर है तो इनिशियल से फाइनल की तरफ, यानी ये डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव मानी जाएगी। अब आप इसी तरह अगर आप राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव बनती है। कैन यू सी दैट के डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और इसी तरह ये वाली जो देखें आपकी एक्सेलरेशन राइट साइड को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बच्चे मोस्टली ओवरलुक करते हैं। तो अभी आपका अली मोहम्मद सवाल ये था कि जो इक्वेशन है आपकी साइन ओमेगा टी वाली, ये डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ से डेरिवेशन नहीं आएगी, ये प्रूफ करना कि ये इधर से इधर तक आप लेकर आए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने एक सवाल किया हुआ था कि कोई उन्होंने डिस्प्लेसमेंट की रैंडमली कोई पता नहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप बताया हुआ था। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप था क्या? मुझे याद नहीं है। कोई एक्स इज इक्वल टू पता नहीं क्या 42 साइन ओमेगा कोई टाइम की वैल्यू दी हुई थी, मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसे था। उन्होंने कहा था कि बताओ कि ये एस एच एम क्यों है। तो जवाब ये देना था कि क्योंकि ये इसकी शेप जो है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी के जैसी है। तो अगर किसी भी डिस्प्लेसमेंट की शक्ल ऐसी हो या ऐसी हो, दूसरा ऑप्शन ये है, तो उसने आगे चल के ये बन जाना होता है। और जो मैंने अभी आपको दिखाया भी, मैंने आपको शो भी करवाया है कि कैसे ये बना है। देखिए मैं यहां से चली थी, मैंने उसका एक डेरिवेटिव लिया, वेलोसिटी आ गई, एक और डेरिवेटिव लिया तो ये शक्ल आई थी, आपने देखा था ना। कौन सी शक्ल आई थी? ये वाली। और इसमें मैंने एक्स नॉट साइन ओमेगा टी की जगह पे इस वैल्यू को प्लग किया तो ये एस एच एम आ गया। तो उन्होंने पूछा हुआ था कि रैंडमली फलानी इक्वेशन जो है वो एस एच एम क्यों है, तो आप कैसे 1 मार्क का क्वेश्चन? जी बिल्कुल। तो आपने जवाब देना है कि क्योंकि ये रिजेंबल करता है इस इक्वेशन से। आपने ये इक्वेशन लिख के देनी है उसे कि क्योंकि ये x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी से रिजेंबल करता है, इसलिए ये एस एच एम होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव लो तो एस एच एम की जनरल इक्वेशन निकल आनी है फिर। ठीक है जी अली, अब आपका क्लियर हो गया कि डेरिवेशन तो नहीं आएगी, लेकिन अगर वो फर्ज करें कि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दे या किसी तरह वो कुछ और स्टेप्स में आपको कहे प्रूफ करना, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको आपको डेरिवेशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए ताकि आप इजीली इसको यहाँ तक पहुंचा सकें। ठीक है, बट ये कि डेरिवेटिव जो है ना, जाहिर सी बात है, ना इंटीग्रेशन ना डेरिवेटिव ये फिजिक्स में नहीं है, अलबत्ता रूल्स वगैरह वो पूछे जाते हैं। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सेलरेशन का ग्राफ अभी अभी हमने निकाला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना के दें तो आप क्या करेंगे? ग्राफ बनेगा नेगेटिव में, साइन का ग्राफ होगा। और ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो चीज है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट,
ये आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ठीक है। ये वाला मैक्सिमम कैसे है, क्योंकि अगर आप देखें, आपको पता है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम किधर होती है। आपका पार्टिकल फॉर एग्जांपल जैसे वाइब्रेट कर रहा है मीन के अबाउट, तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पे, और यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, ठीक है। कैसे भला, मैं आपको बता देती हूँ कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो अगर आप एक्स जीरो पुट करेंगे यानी मीन पोजीशन पर होंगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, और जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तो आपकी एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट कि ये आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। यानी टी जीरो पे आपकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्योंकि जब मैं ये टी जीरो पुट करूंगी तो साइन जीरो जीरो देता है। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होना है, ये ऐसे ऐसा ग्राफ होगा जिसमें ये वाली जो चीज है ये आपकी पीक वैल्यू है एक्सेलरेशन की, या मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। जो कि कब आएगी, जब आपका साइन 90 होगा, ठीक है। यानी ये वैल्यू अगर आपकी 90 डिग्री के इक्वल बनती है तो फिर आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। जो कि कब होती है, जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठा होता है। तो ये है जी हमारी स्टोरी कुछ यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि हम लोगों ने अभी बात कर ली कि ये वाला ग्राफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका ग्राफ बनाना हो अगर, तो देखें जी ऐसे ग्राफ बनेगा और ये लाइन यहाँ से ऐसे मिडल से पास करेगी। तो वो पूछेगा कि ये ग्राफ कैसे प्रूव करता है कि ये एस एच एम है। तो हम उसे कहेंगे कि क्योंकि ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो उनकी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रही है। यानी कि उन्होंने कहा है ना कि ये बताएं, प्रूव करें कि अगर इक्वेशन की शेप ऐसी बन रही है ग्राफ पे तो आप प्रूव करेंगे एस एच एम है। एस एच एम में क्या प्रूव होता है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने बताना है कि चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है इसलिए ये एस एच एम है, ठीक है। दूसरी बात आपने ये कहनी है कि जब आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यूज नेगेटिव है, तो अपोजिट इन डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और इसी तरह जब आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है वैल्यूज, तो आपकी एक्सेलरेशन उस वक्त पॉजिटिव आ रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशनशिप होती है। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको ओमेगा स्क्वायर देगा, जिससे आप इवन टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, वो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t वाले रिलेशन से। और आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, अगर निकालना चाहें तो। और इसमें एक चीज और ये भी है कि अगर अगर देखें, फर्ज करें कि आपके पास एक स्प्रिंग है और आपने उसके साथ एक मैश अटैच किया हुआ है, और आप पहले उसके ऊपर फोर्स फोर्स लगाते हैं F1, ठीक है, और वो वाइब्रेट करता है और उस वक्त उसकी ओमेगा की कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है, और टाइम पीरियड की कोई ना कोई वैल्यू होती है। और आप फोर्स अब इंक्रीज कर देते हैं और अब आप उसको ज्यादा बड़ी फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करवाते हैं, तो क्या टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बताएं जी। मैम एक दफा रिपीट करिएगा। मैंने कहा कि पहले आपने एक फोर्स F1 लगाई, जिसकी वजह से फिर आपने उसे यानी F1 फोर्स लगा के पुल किया, स्प्रिंग को छोड़ दिया, वो वाइब्रेट करने लग गया, उसने कोई उसकी कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी जिससे वो वाइब्रेट कर रहा है, और कोई टाइम पीरियड टी होगा उस ऑसिलेशन का। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस करवाऊं तो क्या टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या सेम रहेगा? मैम वो सेम रहेगा। जी, क्यों? मैम क्योंकि वो जब हम खींचेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो उतनी रहेगी, लेकिन वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। जी, क्योंकि देखें ना, आप देखें कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप फोर्स इंक्रीज करेंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी। और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होगा। एक बात बेटा याद रखिएगा मेरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है खास तौर पे आप जैसे बच्चों के लिए, कि जो जनरली कॉमन सेंस से आंसर सोच लेते हैं, यानी जो पिछली जो बेसिक फिजिक्स का नॉलेज है ना उससे, तो या खुद से यानी कहते हैं कि अच्छा फ्रीक्वेंसी ऐसे होगी, खुद से नहीं कहना, आपने रूल
और लॉ को ओबे करना है, यानी आपने फार्मूला से बात करनी है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में भी फार्मूला वगैरह का हवाला देकर, लॉजिक देकर आपने बात करनी होती है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटते चले जाएंगे। पेपर में जब भी एक्सप्लेनेशन देनी हो तो आप इक्वेशन लिख दें और फिर कहें कि फलानी इक्वेशन से ये चीज चेंज हो रही है और फलाना हो रहा है, तो कोई आप इनर जो गट फीलिंग है उसको कभी उस पर भरोसा मत करें। अच्छा, उसमें बात ये है कि हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, और वो बात ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, और मैं उसको डिस्प्लेस करवा देती हूँ और पेंडुलम की न्यू पोजीशन ये होती है, और फिर मैं इसे छोड़ती हूँ और वो यूं जाता है, इधर जाता है, वापस आता है, वाइब्रेशन शो करता है, तो क्या ये एसएचएम है या नहीं है? ये अगर आपको पेपर में प्रूफ करना आ जाए तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, एसएचएम प्रूफ करने के लिए मुझे चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यू, और मैंने प्रूफ करना है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए और नेगेटिव साइन होना चाहिए बीच में, ठीक है, कि भाई दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैंने अगर एक्सेलरेशन के पीछे जाना है तो मुझे इस पे फोर्स, लगने वाली फोर्सेस के बारे में सॉर्ट आउट करना है। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है जी, टेंशन फोर्स ऑन द स्फीयर इज अवे फ्रॉम द स्फीयर, और ये अगर एंगल थीटा है तो मैं इसको डिकम्पोज कर लूंगी, इसके दो कंपोनेंट्स बनाए, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा जी डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये आ गया जी ये वाला, ऐसे करके ये डब्ल्यू साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू कॉस कैंसिल करेंगे बिकॉज स्फीयर की मूवमेंट अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है बल्कि ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स आपके स्फीयर को मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है डब्ल्यू साइन थीटा। अब आप इसको ओपन कर लें, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, यहाँ से मैथ कैंसिल हो गया, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अब इशू ये है कि आपने इस को किसी तरह चेंज करना है कि यार ये डिस्प्लेसमेंट कुछ आ जाए बीच में। डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं कि वो इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको ये एक ट्राइंगल कंसिडर करनी पड़ेगी। आप एक ट्राइंगल ले लें जी, कौन सी वाली, मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप ट्राइंगल ले लें ये वाली, ठीक है, ऐसे करके ट्राइंगल ले लें जिसमें ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है और ये थीटा आ गया। अब उसके हिसाब से इस ट्राइंगल को देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स इज इक्वल टू एल साइन थीटा बन रहा है, बल्कि एक मिनट, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल है, एक मिनट, इसको यहीं पे डायरेक्ट पुट कर दें इधर, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू जी एक्स बाई एल, और उसमें नेगेटिव साइन मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑल द टाइम जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है। सो दैट्स वाई आपका जो यानी कि डायरेक्टिव हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है तो नेगेटिव साइन आएगा, इस बात को शो करने के लिए। तो प्रूव हो गया कि जी एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, सो ये पेंडुलम की मोशन एसएचएम होगी, ठीक है। तो इक्वेशन भी या ये मोस्टली आती है माइनस जी बाई एल एक्स, ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप। इसी तरह आपको अगर कहा जाए कि यार ये आपके पास दो ऐसे प्लैंक्स हैं और ये एंगल थीटा है, ठीक है, इस तरह से, और ये कांस्टेंट वैल्यू है थीटा की, और आपका एक ब्लॉक है, कोई फ्रिक्शन लेस ये प्लैंक्स हैं जिसकी वजह से ब्लॉक यूं मूव करता है और फिर वो दूसरी साइड पे इस तरह करके चला जाता है और यहाँ पे एक मैक्सिमम पोजीशन तक जाता है। तो क्या ये मोशन उसकी, ये टू एंड फ्रो मोशन जो है, क्या ये एसएचएम है या नहीं? तो इसमें भी हमें वही वर्किंग करनी है। ये पेपर में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन कि ये वेट है, यानी उसने पूछा हुआ था कि आप बताएं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो हमने उसी तरह किया जी, इसके वेट को डिकम्पोज कर लिया। तो डब्ल्यू साइन थीटा जो था वो रिस्पॉन्सिबल था इसकी मोशन के लिए अलोंग द प्लैंक, ये मैंने कर लिया। और आपको पता है कि डब्ल्यू कॉस थीटा जो है, आप जानते हैं कि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा इक्वल होते हैं, और डब्ल्यू कॉस थीटा और रिएक्शन फोर्स बैलेंस करेंगे, और यहाँ से एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। उसी तरह से आप देख सकते हैं ये चल रहा है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे आपके ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकता,
क्योंकि थीटा भी कांस्टेंट है, आपका थीटा वेरी नहीं कर रहा। पिछले केस में देखें, जब आपका जो स्फीयर था वो मूव करता था तो थीटा वेरी करता था, कम ज्यादा होता था अबाउट द मीन पोजीशन। यहाँ पे वो कांस्टेंट है, प्लैंक एक ही जगह पे फिक्स किया हुआ है आपने, तो ये फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि नॉट एन एस एच एम। ठीक है जी, आगे चलें। यहाँ पे तक की जी कोई बात है पूछने वाली, या ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है जी? जी ठीक है मैम। जी मैम ठीक आ है, रही हो। ठीक है। अच्छा, अब आप इस पे आ जाएं कि अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम होगा तो उसको कैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना है, और इसकी इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। इसमें जी जब आप इसको पुल करेंगे तो इसके स्प्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगी, और वो टेंशन फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू एम ए के इक्वल, आपको पता है वो किसके इक्वल होगी? के एक्स। ठीक है, के एक्स होती है हुक्स लॉ से, यानी फोर्स जो इसके ऊपर लग रही होगी वो हुक्स लॉ की टेंशन फोर्स लग रही है, और नेगेटिव साइन लाजमी आएगा बिकॉज फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, चाहे वो स्ट्रेच हो स्प्रिंग या कंप्रेस्ड हो, मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट जहां पर भी हो। तो यहाँ से जी आपकी एक्सेलरेशन आ गई -k/mx, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बेटा एक और बात बताऊं कि अगर आप इसको जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर एस एच एम, इसके साथ कंपेयर करें तो यू कैन सी दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि इसकी डेरिवेशन होती है, कि आपको आनी चाहिए, यानी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस पे। क्योंकि उन्होंने अक्सर ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम का केस दिया होता है, ये इक्वेशन लिखी होती है एस एच एम, ये वाली इक्वेशन एक्सेलरेशन की लिखी होती है, और वो कहते हैं कि मैथ फलाना है तो आप के की वैल्यू निकाल के दें, और उसने ओमेगा आपको बताया होता है उसका। तो फिर बच्चों को पता होना चाहिए कि आप इसकी जनरल इक्वेशन के साथ इसको इक्वेट करवाएंगे, और इस तरह इसके कांस्टेंट्स इक्वल करके आप अननोन के मालूम कर सकते हैं। समझ आई जी? इसी तरह जैसे अभी वो पेंडुलम वाले केस में मैंने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्वेश्चन निकाली थी, तो वहां पर भी वो आपसे लेंथ ऑफ द पेंडुलम पूछ सकता है, ओमेगा बता के या फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड बता के, तो कहेगा कि लेंथ बताओ उसकी। तो आप वहां पर भी जनरल इक्वेशन के साथ इक्वेट कराएं तो ओमेगा इज इक्वल टू G/L बनता है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा निकाल के आप लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी स्टोरी यहाँ तक। ठीक है जी, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो ये है कि अब तक मैंने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप बताया था, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशनशिप, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, और अब मैं बताने लगी हूँ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। इन चारों की इक्वेशन भी पीछे बताई हैं, इनके ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाए हैं, ठीक है, और इनकी वेरिएशन कैसे होती है, मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, वो भी डिस्कस हुआ है। अब हम बात करने लगे हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है, उसका क्या रिलेशनशिप है। तो वो ये है जी, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद करना पड़ेगा, ऑल्दो ये मेरा ख्याल है डाटा बुकलेट में होता है, लेकिन बेटे आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक फार्मूला ही नहीं पता तो ढूंढेंगे कैसे, कि ये कैसे पता चलेगा, आपको ख्याल नहीं आएगा। आपको ये याद होना चाहिए ताकि बहुत सी चीजें कॉम्प्लेक्सिटीज आपको फार्मूला याद हो तो आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, इसकी डेरिवेशन नहीं आनी पेपर में, और बाय द वे ये डेरिवेशन होती वो है कॉस और साइन की आइडेंटिटी से ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं है, पेपर में नहीं आनी, तो हम क्यों इसके पीछे पड़े। अलबत्ता ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स जीरो पे जब यानी पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो आपकी वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट होगी। ये आप एक्स जीरो पुट करें इधर, तो ये देखें ये सिर्फ एक्स नॉट स्क्वायर और अंडर रूट रह जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप, अगर मैं प्लॉट करूं यहाँ पे कि जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप प्लॉट करूं, तो जब आपका एक्स जीरो होगा तो आपकी वेलोसिटी की दो वैल्यूज आनी है, एक ये प्लस ओमेगा एक्स नॉट आ जाएगी, यहाँ पे क्रॉस लगा दें एक, और एक आपकी आ जाएगी सेम, बिल्कुल सेम वैल्यू माइनस
ओमेगा एक्स नॉट। अच्छा, फिर आप क्या करें कि यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप x पुट कर दें तो तब आपकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी, ठीक है। यानी आप एक्सट्रीम पोजीशन पर होते हैं अगर, तो x इक्वल टू एक्स नॉट पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो आपका ये अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ है वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपका पार्टिकल मोमेंटरीली रेस्ट पर आता है जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। तो अगर इसका मतलब है कि ये मेरी x इक्वल टू एक्स नॉट है, तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0 होनी है। और इसी तरह x इज इक्वल टू इवन माइनस एक्स नॉट पर भी वेलोसिटी 0 ही होनी है, क्योंकि देखें बेटा, अगर अंदर आप यहाँ x की वैल्यू माइनस डालेंगे तब भी उसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव देगा, यानी x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ही आंसर आएगा, या और ये 0 ही होगा तब भी। तो ये 4 पॉइंट्स की प्लॉटिंग हो गई, और अब आप बस क्या करेंगे कि इनको ज्वाइन कर लेंगे। बड़े एहतियात से, अच्छा सा गंदा मंदा ना कीजिएगा, पॉइंट्स की प्लॉटिंग भी अच्छी करें, और जैसे मैंने की है वैसे ना करें। मैं तो ये रफ बना रही हूँ तो ऐसे करके इसकी शक्ल बनेगी। और एक बात याद रखें कि अगर ओमेगा की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो आपका ये सर्कल बनेगा, ठीक है ना। अगर ये ओमेगा की वैल्यू 1 हुई तो फिर ये सारे जो वैल्यूज है ना ये बराबर होने वाली हैं, यानी फिर आपकी जो वेलोसिटी है वो भी एक्स नॉट के इक्वल ही बनेगी। और उस सूरत में क्या होगा कि ये आपका कंप्लीट सर्कल बनेगा। मैं क्या सही कह रही हूँ? हाँ जी, आई आई होप मैं सही कह रही हूँ। कुछ ऐसे ही था कि, या फिर मैं कुछ और था इसमें, कि ये सर्कल, कंप्लीट सर्कल की शेप किस टाइम पर आती है। आई होप ये मैं, चले खैर इसको बाद में देख लेते हैं, आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। कुछ ऐसा था कि एक स्पेसिफिक वैल्यू पे सर्कल आती है, अदरवाइज इलिप्स या कुछ और शेप आएगी। अच्छा, ये तो हो गई जी खत्म हमारी यहाँ से चीज। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो कुछ ना ऐसे ग्राफ बनाते हैं कि जैसे उन्होंने ना ऐसे ग्राफ बनाया हुआ था, मुझे याद है एक चीज है कि पता नहीं ये ऐसे स्प्रिंग उन्होंने यूं लटकाया हुआ था हवा में, और ऑलरेडी उसकी कोई हाइट एज थी, और फिर वो वाइब्रेट कर रहा था। तो वो जो हाइट थी वो कुछ उसने कोई 20 दी हुई थी, और फिर 25 एंड देन यहाँ पे कोई 15 ऐसे करके था। तो आई थिंक ये कि आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं कि 20 पे आपकी मेन पोजीशन है, 20 और 5 इसका एम्पलीट्यूड है, लाइक दिस, ये दिस अगर आपकी हाइट और टाइम का ग्राफ है, तो इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। और इसको अगर कन्वर्ट करना हो फिर किसी और शेप में, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, कन्वर्ट करना है अगर, ये आपका आ गया x, ये आपकी हाइट h आ गई, और यहाँ पे वेलोसिटी, इसके ऊपर अगर आपने बनाना है तो बेटा देखें ये आप कहाँ पे बनाएंगे, जहां पे आपकी h की वैल्यू 20 होगी और यहाँ पे 15 होगी और ये 25, तो आपका सर्कल कहीं यहाँ बनेगा, ठीक है। यानी मिडल जो है सर्कल का वो 20 पर होगा, क्योंकि मेन पोजीशन आपकी ये बन रही है, और इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये समझ आई है जी बात की, ये जो मैम मैंने की है। इसकी एक्स एक्सिस पे क्या है? एच हाइट है, हाइट है, एक्स एक्सेस पे हाइट है। तो हाइट की वेरिएशन 25 से 15 तक है। तो इसका मतलब है 25 और 15 जो है वो उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज है, यानी एम्पलीट्यूड है। तो अभी देखें पीछे हमने बनाया था ना कि एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी 0 होती है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ था ना। तो अगर वेलोसिटी और हाइट का ग्राफ होगा तो वो ऐसे कॉर्नर पे बनेगा। मैं इसको अगर ज्यादा नीट बनाऊं तो इसको कैसे बनाना चाहिए, ये हाइट है, अगर यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 25 और ये मिडल में 20 है, तो आपने बड़ी परफेक्शन के साथ इसको यूं बनाना है, ठीक है। ये सेंटर होगा, और ये वाली आपकी v की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, यानी v नॉट होगी। समझ आ गई जी? अच्छा, अब हम एनर्जी की तरफ आने वाले हैं, एनर्जीज की तरफ। और एनर्जी की तरफ आने के लिए हमें चाहिए ये कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद है आपको कि स्प्रिंग में एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो 1/2 k x स्क्वायर होता है। और आपको ये भी अभी मैंने पीछे बताया था कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो k/m के इक्वल है, या k जो है वो m ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर मैं k की वैल्यू इस
इक्वेशन में पुट करूं तो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बनेगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये बनेगी। और आपने अगर मैक्सिमम वैल्यू देखनी है इलास्टिक पोटेंशियल की तो आपको एक्स नॉट के इक्वल पुट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी इलास्टिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब है कि इलास्टिक पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको एक्स जीरो पुट करना पड़ेगा, तो ये ईपीई आपकी जीरो हो जाएगी, मिनिमम जीरो वैल्यू आएगी। अच्छा, अब आ जाए काइनेटिक एनर्जी पे, या फिर इसका पहले ग्राफ देख लें इसका, बल्कि नहीं, पहले काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। ये बाय द वे ये कौन सी इक्वेशन है? एनर्जी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप है। देखें ये वाला जो निकला है ना, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, ये है जो याद करना है, वो ये है। ये इसकी डेरिवेशन की है छोटी सी, पेपर में आ सकती है इसकी डेरिवेशन। स्टार्ट यहाँ से हुआ, बस के की वैल्यू पुट की, और ये आपकी असल में इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन? एनर्जी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, जिसमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है, और रिलेशनशिप ईपीई और एक्स स्क्वायर के साथ है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन भी आ सकती है पेपर में, तो आए थोड़ी सी कर लेते हैं। 1/2 mv स्क्वायर होता है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी। बस आप वेलोसिटी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट वाली डाल दें इसमें, प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी की इक्वेशन होती है विद डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखें जी, मैंने उसकी वैल्यू पुट की, तो 1/2 m, और आपको पता है नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये m ओमेगा स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर आ जाना है, और अंडर रूट वाले का भी स्क्वायर, तो वो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है। ठीक है जी, ये रिलेशनशिप है, इसको आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यानी काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ इस रिलेशन के अंदर वेरी करती है, यानी इस तरह से वेरी करेगी। अगर इसकी डेरिवेशन आ जाए तो ये देखें छोटी सी 2 लाइनों की डेरिवेशन है। अब आपको आना पड़ेगा किसकी तरफ जी? टोटल एनर्जी की तरफ। टोटल एनर्जी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होगा। सीधा आपने वैल्यूज पुट कर दी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और आप देखेंगे इसको जरा ओपन कीजिएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, तो ये नेगेटिव वाली टर्म इसके साथ कट जाएगी, तो टोटल एनर्जी आ गई 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। और आप ये देखिएगा कि काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं लूं, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू लूं, या टोटल एनर्जी लूं, ऑल ऑफ देम आर सेम, सबका एक ही फार्मूला आ रहा है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, सबका फार्मूला एक आ रहा है। ठीक है, तो आपने फिर एनर्जी और अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है, यहाँ पे आपने एनर्जी लेनी है, ये आपको पता है एक्स जीरो है, लेट इट बी कि ये एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट है, और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ऑपोजिट में एक्स इक्वल टू माइनस एक्स नॉट है। तो आप इसका ग्राफ देखें, काइनेटिक एनर्जी का बनाएंगे कि मीन पोजीशन से गुजरते हुए काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऐसे डोम शेप, और यहाँ पे काइनेटिक की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पर। और अगर आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है, या पोटेंशियल एनर्जी सिंपल मैं कहूँ, तो वो इसके उल्टा होगा ऐसे करके। ठीक है, और आप कहेंगे कि कर्व शेप्स क्यों बनी है? वो एक्स स्क्वायर की वजह से बनी है। ठीक है जी, स्क्वायर होने की वजह से ये, इनको पता नहीं हाइपरबोला पैराबोला जो भी कहते हैं मैथ्स में। और फिर अगर आपसे कहें कि वो टोटल एनर्जी का आप बनाए साथ में, तो ये टोटल एनर्जी बेटा यहाँ से गुजरी होगी। मैंने ये थोड़ी सी गलती की, उसको ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए था, यहाँ से, ये देखें जी। तो ये टोटल एनर्जी ऑल द टाइम सेम रहेगी, टोटल एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होती, क्योंकि एक्स नॉट यानी एम्पलीट्यूड भी फिक्स है, ओमेगा भी फिक्स है, मास भी फिक्स है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी हमेशा, और सम पोटेंशियल और काइनेटिक के मैक्सिमम के इक्वल होगी। ठीक है जी, और एक बात और, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल सेम है, उस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल के दें इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल,
आप काइनेटिक को पोटेंशियल के इक्वल पुट कर दें, यानी 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर ये जी 1/2m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी एक्स नॉट ओवर √2। मतलब ये जिस पॉइंट कट कर रहे हैं वहां पे आपके जो x की वैल्यू है वो एक्स नॉट ओवर √2 के बराबर है। ठीक है जी। तो ये एनर्जी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप आगे समझ आ गई जी? कोई सवाल तो नहीं है इसमें? मैम पहले जब हम प्रूव कर रहे होते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम वो एक्सेलरेशन हम्म वाली इक्वेशन के साथ इक्वेट हम्म करते हैं। तो इस हम्म अब हम ये कह सकते हैं, अगर हम एनर्जी के टर्म्स में बात करके सिंपल हार्मोनिक हम्म मोशन को प्रूव कर सकते हैं उसकी उसके अल्टरनेटिवली। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि देखो ना, इसके लिए इसमें जो फार्मूला वर्क कर रहा है ये वाला बेटे, वेलोसिटी का, यानी ये वेलोसिटी का फार्मूला डाल के मेरे ये रिलेशन आया ना, तो वो वेलोसिटी का फार्मूला अगर आप देखें, यानी वेलोसिटी रिलेशनशिप डिस्प्लेसमेंट असल में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ ही वो मैच करता है, यानी इनकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये एक ही उस पे लॉ पे वर्क करें। ऑल्दो ये डेरिवेशन तो नहीं है इसकी आपके उस पास के भाई आपने कैसे एक्सेलरेशन से उसमें जाना है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप में, लेकिन आप कह सकते हैं कि इन सब के पीछे वो एक ही इक्वेशन है, SHM वाली। ठीक है। और फिर ये भी तो है ना कि ये वाली जो चीज हमने पुट की है वो भी SHM से ही आई हुई है। ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास। अब हमें ये बात भी पता चल गई कि काइनेटिक की मैक्सिमम वगैरह वो सब चीजें हमने कर ली सॉर्ट आउट। और अब हमारे पास आ जाना है टाइम का हिसाब किताब, जो कि थोड़ा सा मजेदार है। और उस पे आ जाते हैं जी। ये मैंने क्या किया, आ जाए जी। अब आखिरी चीज, तकरीबन मेरा ख्याल है कि आखिरी चीज है, आई होप यस। इसके बाद रेजोनेंस नया टॉपिक है जो कि इसी का हिस्सा है लेकिन वो डिफरेंट है इससे। तो वो काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम रिलेशनशिप और पोटेंशियल रिलेशनशिप मैंने डिस्कस करना है। तो टाइम के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv² और वेलोसिटी का टाइम रिलेशनशिप था ω(x0 cos ω(t) था। ठीक है, ये cos ω(t) की वैल्यू थी ये हमारी, जो कि अगर आपका x0 sin ω(t) है तो वेलोसिटी की ये वैल्यू बनती है कॉरस्पॉन्डिंगली। तो ये ओमेगा यानी 1/2m(ω)² x0² cos² ω(t). और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, या टोटल कह लो इसको, एक ही बात है। तो काइनेटिक की इक्वेशन टाइम के साथ आपकी ये बन गई, और वो कॉस स्क्वायर का ग्राफ आएगा। बता के फर्ज करो कि ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप होता अगर, और वो साइन का ग्राफ होता, लेट्स से कि मैं ये बना देती हूँ, ये साइन का ग्राफ होता डिस्प्लेसमेंट टाइम। बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ये बात अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत है। मैंने जैसे कि कहा था कि ये मजे की चीज है। तो ये देखें जी, यहाँ पे आपका एक टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट टाइम से नजर आ रहा है कि वन टाइम पीरियड आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब इसी पे अगर मैं काइनेटिक की वो ड्रॉ कर दूं, काइनेटिक का ग्राफ इसके ऊपर ही ड्रॉ करूं ताकि कंपैरिजन बिल्कुल आपको क्लियर मिले। तो देखें ये कॉस स्क्वायर का रिलेशनशिप है, एक तो यानी ये पीक से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जो भी मतलब t0 पे आपकी वैल्यू होगी वो काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू आनी है। ये मैं काइनेटिक का ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है जी, इसी के ऊपर। और दूसरी बात ये कि आपका सारा ग्राफ पॉजिटिव में बनेगा, तो जरा देखते जाइएगा कि मैं ये ग्राफ कैसे बनाती हूँ। ये मैं ग्राफ ऐसे करके बनाऊंगी। आ, एक मिनट। हम्म, ये देखें जी, यहाँ पे मैं पीक लाऊंगी, इधर आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यानी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो काइनेटिक आपकी क्या था, डिस्प्लेसमेंट जिस टाइम पे मैक्सिमम है काइनेटिक जीरो होती है। ये देखें काइनेटिक जीरो हो गई,
डिस्प्लेसमेंट फिर जब आपकी 0 हो गई तो काइनेटिक फिर से मैक्सिमम होगी, ठीक है, नोटिस कीजिएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुई तो फिर से काइनेटिक ने 0 होना है, ठीक है। और फिर जब आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हुई तो फिर से काइनेटिक मैक्सिमम, यानी एक टाइम पीरियड ये देखें कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, और सारा ग्राफ पॉजिटिव में बना हुआ है। और टाइम का सॉरी डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे वेरिएशन है उसकी काइनेटिक की, वो भी आपने अच्छे से देख लिया। और बज़ाहिर आप यहाँ पे एक नोटिस कीजिएगा बात कि वन वेव अगर डिस्प्लेसमेंट की है तो काइनेटिक एनर्जी वाले ग्राफ की देखें एक पीक से दूसरी पीक, और ये तो यहाँ पे तो ऐसा फील आती है जैसे कि दो वेव्स हैं। और अक्सर बच्चों को जब काइनेटिक और टाइम का ग्राफ अकेला दिया हुआ होता है पेपर में, और वो लोग कहते हैं कि आप टाइम पीरियड निकालें, तो वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक पीक से दूसरे पीक का टाइम ले लेते हैं, क्योंकि उनको बस यही याद होता है। जैसे मैं अभी आपको अलग से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ बना के दूं, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये टाइम है, तो ऐसा करके वो जाहिर है सारा ग्राफ यूं होगा। तो वो कहेंगे अच्छा ये है टाइम पीरियड, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपकी वन वाइब्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है, ये वाला तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड होगा। मुझे बताएं ये बात आप सबको समझ आ गई? यस मैम, आ गई है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी बारीक सी, क्योंकि ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ आपको कंपेयर करके दिखाया, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि उसमें काइनेटिक, यानी एक वाइब्रेशन मुकम्मल होती है तो काइनेटिक 3 दफा पीक पे आती है, 3 दफा काइनेटिक मैक्सिमम होगी और 2 दफा मिनिमम वैल्यू होगी। और ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा सारा पॉजिटिव में। लेकिन अगर ये अकेला बना होता तो आप धोखा खा सकते हैं कि आप ये एक पीक से दूसरी पीक के दरमियान टाइम को टाइम पीरियड कह लें। अब जी पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का रिलेशनशिप आ जाता है, और वो होगा जी 1/2 k x स्क्वायर से ही। और x की जगह पे लगाऊंगी मैं x0 sin ω t, और k की जगह पे लगाऊंगी m ω²। ये दो वैल्यूज इसमें प्लग करूंगी तो मेरी इक्वेशन उसमें आ जानी है टाइम के उसमें। ये m ω² x0 sin ω, साइन एक्स का स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी, और ये इक्वेशन आ गई जी। देखिए मिनट मिनट के अंदर एक डेरिवेशन हो गई। और ये आप फिर से देख सकते हैं कि ये जो चीज है ये पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू होती है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा टाइम के साथ, अब मैं इसी पे ही जानबूझ के इस पे ही बनाती हूँ डिफरेंट कलर से इसका ग्राफ जी। इस पे ये पोटेंशियल का ग्राफ बना रही हूँ, इसका पोटेंशियल का ग्राफ इससे उल्टा बनेगा, ये देखें जी, काइनेटिक वाले से बिल्कुल उल्टा। क्योंकि वजह यही है, आपको पता ही है, जहां पे काइनेटिक 0 होती है वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, एंड वाइस वर्सा। जरा देखिएगा ये ऐसे अक्सर बच्चे साइंस केयर का ग्राफ यूं यूं शुरू कर देते हैं। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ कि वो यूं शुरू करते हैं, वो ऐसे बनाते हैं, ये गलत है। ये स्टार्ट में इसको इस तरह से होना चाहिए, ठीक है जी, ये साइंस केयर का, क्योंकि साइनोसॉइडल होती है उसकी शेप। तो जी यहाँ पे हमारी बात आई होप के खत्म हो रही है, ठीक है जी। हाँ जी, अब कोई सवाल वगैरह है तो बता दें, मैंने रिकॉर्डिंग तो बंद कर दी।